हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 12 का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस। और ये आपका चल रहा है लेक्चर नंबर 5। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन से आप लोग बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हो। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, इसके कुछ तरीके भी हमारे पास में है कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रैमर्स रूल एंड सो ऑन। ठीक है, सभी मैट्रिसेस का यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, उसका सिनॉप्सिस देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में उसका हम लोग एग्जाम्पल यानी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सपोज करिए अपने पास में कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और 3 इक्वेशंस अपन बोल सकते हैं सिंपली। तो अपन जो है वो 3 वेरिएबल का ले रहे हैं। कंसिडर द इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y plus C2Z equals to D2 and A3X plus B3Y plus C3Z is equal to D3। तो ये अपने पास में 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड वेरिएबल्स में A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2। ठीक है, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं और D1 D2 D3 क्या है? कांस्टेंट है। तो इन तीनों इक्वेशंस को, ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो क्या करना है आपको? जो कोएफिशिएंट है उनका अलग से एक मैट्रिक्स बनाना है। तो पहला जो इक्वेशन है उसमें कोएफिशिएंट क्या है? a1 b1 c1। ठीक है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट। तो एक मैट्रिक्स अपने पास बनेगा। मैट्रिक्स जो बनेगा उसका पहला रो रहेगा a1 b1 c1। फिर दूसरा जो अपने पास में है इक्वेशन, उसके कोएफिशिएंट अपने पास में है a2 b2 एंड c2। और थर्ड वाले का अपने पास में कोएफिशिएंट है a3 b3 C3। तो एक कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स हो गया और दूसरा मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल का। सो वेरिएबल का जो मैट्रिक्स रहेगा वो कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। अपन उसका एक क्वेश्चन लेकर के ना, एक सिंपल एग्जांपल लेकर के इसको समझेंगे कि एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है कॉलम में क्यों आते हैं। सो ये हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स हो गया। और राइट साइड में क्योंकि इक्वालिटी है इसलिए राइट साइड में एक दूसरा मैट्रिक्स अपन बना लेंगे D1, ठीक है, D2 एंड D3। ओके, सो क्या करते हैं हम लोग इसको एज इट इज रखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि किसी भी इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में अपन इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो सपोज करिए आपके पास में इक्वेशन मैंने दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है। सो बाय क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगर मुझे इस तरह से लिखना, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ? लेफ्ट साइड जो है वेरिएबल और कोएफिशिएंट वाले जो टर्म है उनको एक लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स बना करके 2x प्लस 3y, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, ऑब्वियसली कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, और x माइनस 4y इस तरह से लिख सकता हूँ। और राइट साइड में एक दूसरा मैट्रिक्स बना लूंगा 5 9। ठीक है, और ये किस लिए भाई ये करेक्ट है? कैसे करेक्ट है? देखो, आप क्या पढ़े हो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में? फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा, ठीक है, मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, कॉलम हो रो हो, वो दूसरे जो राइट साइड में मैट्रिक्स है उसके इक्वल में रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास एलिमेंट क्या? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या? 5। x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या? 9। तो जो अपने पास में इक्वेशन लिखा हुआ था उस इक्वेशन के वेरिएबल और कोएफिशिएंट को हमने लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स बना करके लिख दिया, कॉलम मैट्रिक्स, और राइट साइड में एक मैट्रिक्स बना करके लिख दिया कांस्टेंट का 5 और 9 का। ठीक है, यहाँ पे रो तो बनेगा नहीं, रो मैट्रिक्स तो बनने से रहा। ठीक है, अब ये 2x प्लस 3y है, ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन टाइप का। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो आपको पहले थोड़ा सा उल्टा समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास में है 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, इसको मैंने आपको बोला मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, x कॉमा वाई एक कॉलम मैट्रिक्स, इससे मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करोगे आप? पहले रो उठाओगे, कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो रो है, रो में एलिमेंट है 1 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? x। 2 इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा? 2y। दोनों के बीच में क्या लगाते हो? प्लस की साइन।
फिर क्या उठाओगे, दूसरा रो उठाओगे और कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। पहले रो के आगे पहले रो के साथ पहला कॉलम हो गया, उसके आगे कोई कॉलम नहीं है तो इसको छोड़ दिया। अब सेकंड रो उठाया, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, दैट मीन्स x प्लस 2y, 3x प्लस 4y। ये कहाँ से मिला, जब आपने 1 2 3 4 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, और एक्स वाई कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट का यूज करके आप इसको आराम से समझ सकते हो कि आपके पास ये मैट्रिक्स जो है वो दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बनेगा 2 3 कोएफिशिएंट 2 3, और ये वाला क्या बनेगा 1 माइनस का 4। ठीक, और यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा x, y। ठीक है, आप उल्टा मल्टीप्लाई करके चेक करो, तो ये हो गया 5 9, राइट साइड एज इट इज। चेक करो, 2 इंटू एक्स करेंगे 2x आएगा, 3 इंटू वाई करेंगे 3 आएगा, दोनों के 3y आएगा, दोनों के बीच में प्लस का साइन। फिर 1 इंटू एक्स करेंगे x हो जाएगा, -4 इंटू वाई करेंगे -4y हो जाएगा। ठीक, एंड बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस अपन ये दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो किसी भी इक्वेशन को अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पहला अपने पास बनेगा कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स वाई जेड या एक्स वाई जो भी रहेंगे वेरिएबल, उनके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। फिर उसके बाद में वेरिएबल का मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, और जो राइट साइड में कांस्टेंट है इक्वल लगा करके राइट साइड में मैट्रिक्स। तो अपन ने ये जो स्लाइड पे लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर देखो अब ये डायरेक्ट अपन ने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा A1x प्लस B1y प्लस C1z। पहला रो में आपको बनेगा A1x प्लस B1y प्लस C1z, दूसरे में बनेगा A2x प्लस B2y प्लस C2z, तीसरे में बनेगा A3x प्लस B3y प्लस C3z, और इक्वालिटी बताओगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, तो ट्रिक आपको समझ में आ गया रहेगा, तरीका भी समझ में आ रहा है कैसे आपको करना है। कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स एक अलग से बनेगा, फिर कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल का, और राइट साइड में राइट साइड का मैट्रिक्स। ठीक, अब अगर ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको मैं कुछ सपोज करता हूं, तो इसको मैं मान लेता हूं ए। अगर मैंने इसको सपोज किया मैट्रिक्स ए, मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है, ठीक है, वेरिएबल है तो हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, इसको मैंने डिनोट किया कैपिटल एक्स से एक्स वाई जेड, और जो राइट साइड का मैट्रिक्स ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल कांस्टेंट यूज करते हैं, मान लो बी ले लिया तो कैपिटल बी अपने पास में हो जाएगा D1 D2 D3। सो अगर अपन ने इन मैट्रिक्स को A X और B मान लिया, ठीक है, तो इन मैट्रिक्स के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी गेट, अपने को क्या मिल जाएगा A इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी। ठीक है, A इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी। अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी अपने पास में यहाँ पे फिलहाल 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस हैं, तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख करके उसका जनरल फॉर्म बना सकते हो, Ax is equal to B, where A is a coefficient matrix, X is a variable matrix and B is a constant matrix। तो जिसमें X और B कॉलम मैट्रिक्स रहेंगे और जो A रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास में कितने वेरिएबल हैं और कितने इक्वेशंस हैं। ठीक है, मान लो वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 ही है या इक्वेशन 4 है, तो ये चेंज जाएगा। बट हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में जो दिया ना उसकी बात करेंगे, तो अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, इसको हम बना के रखते हैं स्टार। ठीक है, यानी कोई भी इक्वेशन आपके पास में है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को A, वेरिएबल मैट्रिक्स को X और कांस्टेंट मैट्रिक्स को अगर आप B सपोज करते हो, तो आपके पास में एक जनरल इक्वेशन बनेगा Ax इज इक्वल टू B। इसको अपन ने बना के रखा है स्टार। अब इसी स्टार से अपन सारी चीजें जो भी जितने भी मेथड रहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनको एक एक करके अपन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में, मैट्रिक्स के इस इक्वेशन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपका एम हर बार क्या रहेगा, कैपिटल एक्स फाइंड आउट करने का। कैपिटल एक्स क्यों फाइंड आउट करने का, क्योंकि कैपिटल एक्स मैट्रिक्स के अंदर ही अपने पास में एक्स वाई जेड है, तो अगर कैपिटल एक्स जो मैट्रिक्स है अपने पास ये फाइंड आउट हो गया तो एक्स वाई जेड भी हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से को सॉल्व करने के लिए, यानी एक्स वाई जेड या और भी वेरिएबल जो है आप
को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है, ठीक है। सो देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट अपने पास में है मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक, मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक, मेथड ऑफ इन्वर्जन, या फिर अपन सिंपली इसको इन्वर्जन मेथड बोल सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए अब नाम से समझ में आता है मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, यानी इनवर्स, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ अपने को मिलेगा इनवर्स टाइप का। सो मेथड ऑफ इन्वर्जन में क्या करेंगे, अपन ने कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको कन्वर्ट करके बना लिया ax इज इक्वल टू बी। सो फ्रॉम स्टार अपन बोलेंगे फ्रॉम स्टार, अब एक बार बना लिया अपन ने, दोनों में सिनॉप्सिस लेने के लिए खाली इसका यूज करेंगे स्टार का। सो फ्रॉम स्टार वी हैव a इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी, a इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी। सो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, x। तो अपन तो इधर a को ला के इधर डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो डिवीजन के बजाय अपन ने क्या पढ़ा, इनवर्स, ठीक है। तो मान लो अपने पास में ये जो मैट्रिक्स a है, ठीक है, इसका अपने का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है। तो दोनों तरफ अपन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें अगर, तो मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ठीक है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे राइट से नहीं। सो ए इनवर्स इंटू बी। अभी ए इनवर्स और ए को अपन ने एक साथ रख दिया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये एसोसिएटिव है। सो ए इनवर्स बी एज इट इज रहेगा। बट आपको पता है अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। सो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। सो आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू अपने को राइट साइड में मिल रहा है ए इनवर्स बी। सो आइडेंटिटी में किसी मैट्रिक्स x को मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा a इनवर्स b। सो इन्वर्जन मेथड में अपने को क्या करना है, इन्वर्जन मेथड में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a रहेगा उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेना है, और अपने को लास्ट में फॉर्मूला मिला कैपिटल X इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो जो a इनवर्स आपने निकाला रहेगा उसको ला करके b से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपने को मिल जाएगा कैपिटल X का वैल्यू। अब इसको बेहतर समझने के लिए एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं तो अपने को सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो अपन ने जो एग्जांपल लिया था समझने के लिए कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रखते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। तो अपने पास इक्वेशन था 2x + 3y इज इक्वल टू 5, x - 4y इज इक्वल टू 9। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने रखा 2 3 1 - 4 और x y और 5 9। सो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या सपोज करके चलते हैं, a। सो a इज इक्वल टू 2 3 1 - 4, b इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज 5 9, and capital X is equal to variable matrix x y. So therefore we get ax is equal to b, ठीक है। बट अपने पास में मेथड ऑफ इन्वर्जन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अपन ने फाइंड आउट करके अब भी निकाला, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो अपना काम क्या है, अपना काम है a इनवर्स फाइंड आउट करने का। तो a अपने पास ये है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं, एडजॉइंट मेथड एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आप किसी से भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, लेकिन इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 1 - 4। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो -8 -4 into 2 -8, 1 into 3 is 3, so this is equal to -11। so determinant of a अपने पास में आ गया -11, ठीक है। अब इसको मैं एडजॉइंट मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल आपको समझ में भी आएगा। सो एडजॉइंट मेथड के लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले निकालते हैं कोफैक्टर। सो कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 की पावर i + j into mij। सो a11, सो a11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 m11। आप इससे बहुत फैमिलियर हो, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है माइनर कोफैक्टर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन एडजॉइंट मेथड का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जा करके देख सकते हैं, वहां पे आपको सब समझ में आ जाएगा। सो -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, m11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर कर देने का, और अपने को मिलेगा -4। सो -1 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज -4। फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे a12, सो -1 की पावर 1 + 2 m12, ठीक है। m का मतलब माइनर होता है,
ये ध्यान रखेंगे। -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कवर किया, सो अपने को मिला 1। अब -1 की पावर 3, ठीक है, तो -1 आंसर मिलेगा क्योंकि 3 ऑड नंबर है, सो -1 × 1 कितना हो जाएगा, -1। फिर उसके बाद A21, क्योंकि 1 3 मतलब थर्ड कॉलम तो है नहीं यहाँ पे, सो -1 की पावर 2 + 1 M21, सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 3 M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कवर किया तो अपने को 3 मिला। सो -1 की पावर 3 ऑड है तो -1 आएगा, -1 × 3 इज -3, तो A21 मिल गया। अब फाइनली अपने पास में एक और बचा हुआ है, ठीक है, क्या बचा हुआ है, A22, सो A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, सो -1 की पावर 2 + 2 बोले तो 4 एंड M22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम कवर किया तो अपने को 2 मिला। सो यहाँ पे -1 की पावर 4 इवन है तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब डायरेक्टली देखो आपको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखना है, जो आपको को फैक्टर्स मिले उनको कॉलम वाइज लिख देना है, ठीक है। सो -4 -1 पहले कॉलम में आ जाएंगे और दूसरे कॉलम में क्या आ जाएगा, -3 एंड 2, -3 एंड 2, ये अपने को दूसरे कॉलम में आ गए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, देयरफॉर ए इनवर्स क्या मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या है अपने पास में, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है -11 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज -4 -3 -1 2। आप चाहो तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ 11, माइनस अंदर जाकर के हो जाएगा +4 +3 +1 -2, ठीक। तो ये मिल गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स मिल गया, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स मतलब 1/11 4 3 1 -2 इनटू बी। तो भैया बी मैट्रिक्स अपने पास में क्या है, 5,9 सॉरी 5 9, ठीक है 5, नहीं है। सो 1/11 एज इट इज रखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो भाई साहब 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 9 अपने पास में हो जाएगा 27, और फिर पहला रो लिया, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अभी इसको करेंगे 1 × 5 कितना हो जाएगा 5, -2 × 9 कितना हो जाएगा 18। सो दिस इज इक्वल टू 1/11, और यहाँ पे ये ऐड कर देंगे तो अपने पास में हो जाएगा 47, सॉरी डिवाइडेड बाई नहीं आएगा 47, तो ये हो गया 47, और फिर अपने पास में 5 -18, 5 -18 का मतलब -13। सो देयरफॉर कैपिटल X मतलब मैट्रिक्स अपने पास में क्या था, x, xy इज इक्वल टू इस 11 से डिवाइड कर दो, सो बनेगा 47/11, ठीक, और ये बनेगा -13/11। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 47/11 और y की वैल्यू अपने पास हो जाएगी -13/11, ठीक है। तो ये अपने पास में बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। तो एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड एडजॉइंट मेथड, जो इसका एप्लीकेशन है ना, अगर आपको 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया तो बहुत ही सिंपल फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं दूसरा मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, मेथड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। सेकंड मेथड अपने पास क्या है, मेथड ऑफ रिडक्शन, नाम से समझ लेते हैं, रिड्यूस करना है इसको। किस में रिड्यूस करना है भाई, सो भाई फिर से फ्रॉम स्टार कोई भी मैट्रिक्स रहेगा उसको अपन कन्वर्ट करेंगे Ax = b के फॉर्म में, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार Ax = b। अब इसमें क्या है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है आपको, जो मैट्रिक्स A है ना उसको अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है भाई, कि डायगोनल के ऊपर कुछ एलिमेंट रहेंगे, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, 0। लोअर मैट्रिक्स का मतलब, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल के नीचे कुछ एलिमेंट रहेंगे और ऊपर क्या बना दोगे आप, 0 बना दोगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए है उसको लोअर या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, क्या यूज करके, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बना दो उसको, सिंपल पड़ेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ऑपरेशन आप ए पे अप्लाई करोगे सेम ऑपरेशन आपको बी पे अप्लाई करना है, ठीक है। जब ए जो है अपर ट्रायंगुलर और लोअर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, उसके बाद आपको फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये
जो a बनेगा लोअर या फिर अपर उसको x से फिर से मल्टीप्लाई करना है और इक्वल बता करके आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं जो हमने अभी अभी मेथड ऑफ इन्वर्जन में किया था, सेम एग्जांपल ले करके अपन जो है इसको मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपना आंसर सेम आता है कि थोड़ा अलग आता है। ठीक है, ओके तो अपने पास एग्जाम्पल था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म अपने को मैट्रिक्स फॉर्म क्या मिला इस इक्वेशन का, इन इक्वेशंस के 2 3 1 माइनस 4 x y एंड 5 9। ठीक है, तो इसको अपने को अभी कैसे सॉल्व करना है, बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड, ठीक है, या मेथड ऑफ रिडक्शन। तो इसको इन्वर्जन से सॉल्व किया था हमने, तो हमारा आंसर मिला था x इज इक्वल टू 47/11 एंड माइनस का 13/11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे रिडक्शन मेथड से। तो रिडक्शन मेथड में आपको क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है मतलब जिसको आप a मानते हो उसको लोअर या फिर अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको a b x मान नहीं सपोज करेंगे क्योंकि इसी को कन्वर्ट करना है, अपर या फिर लोअर में बनाना है। सो a b c d मान के कोई मतलब नहीं रहेगा। सो डायरेक्ट अपन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, r1 और r2 को इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा आइडिया क्या है, मैं क्या करूंगा 1 को ऊपर लेके जाऊंगा, 2 को नीचे लेके आऊंगा, फिर 1 का यूज करके इस 2 को क्या बना दूंगा 0, तो ये बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो देखिए r1 और r2 को इंटरचेंज किया तो 1 माइनस 4 हो गया अपने पास में, और इधर हो गया 2 3। अब हमने बोला है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम a के ऊपर अप्लाई करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन अपना राइट साइड में b के ऊपर अप्लाई होगा। सो हमने r1 r2 को इंटरचेंज किया तो यहाँ पे ये भी क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ना आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, इधर का तो बनेगा आपका, बट यहाँ तो आप किसका यूज करो, दूसरा कॉलम कोई है ही नहीं। सो बेटर क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ 1 बन गया, अब इस 1 का यूज करके मैं इसको 0 बना सकता हूँ। ठीक है, सो 2 को 0 बनाना है मतलब सेकेंड रो r2 को चेंज करेंगे। सो r2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1। आपको ये सब सिखा दिया है कि 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, फिर 2 माइनस 2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0। सो 1 माइनस का 4 एज इट इज रहेगा। इसके लिए ये ऑपरेशन लिखा तो ये ऑब्वियसली बन जाएगा 0। और इधर r2 की जगह पे क्या है, यहाँ रफली लिख लेते हैं 3 है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1 के जगह पे क्या है 4 है। सो माइनस 2 माइनस 4 मतलब प्लस 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा अपने पास में 11। सो यहाँ पे अपने पास में हो गया 11। और इधर x y जैसे हैं वैसे करना है, ध्यान रखिए वेरिएबल पे आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना, वो जैसे हैं वैसे उनको रहने देना है। अब यहाँ पे भी जो ऑपरेशन आपने इस मैट्रिक्स पे अप्लाई किया अपर या लोअर बनाने के लिए, सेम मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई करेंगे। सो 9 अपने पास एज इट इज रहेगा, r2 के जगह पे अपने पास है 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, आपका ऑपरेशन देख लो r2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1, तो r2 के जगह पे 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1 के जगह पे क्या है 9। ठीक, तो भाई साहब 5 माइनस 9 टू जा 18, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 13। सही है, अच्छा ये आपने मैट्रिक्स जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था उसको आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दिया। अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा और डायगोनल के नीचे जीरो एलिमेंट रहेगा। तो डायगोनल क्या है, दिस वन। ठीक, अब वापस इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो पहला रो क्या है 1 माइनस 4, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, मतलब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स इज x। फिर 4 माइनस 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4y। और यहाँ पे सेकेंड रो अपने पास में 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 11 को y से मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास में हो जाएगा प्लस 11y। और राइट साइड में 9 और माइनस का 13 अपने पास एज इट इज रहेगा। ठीक, सो बाई क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x माइनस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 9। इसको बना के रखो इक्वेशन 1, या कुछ भी बना सकते हो। और 0 प्लस 11y मतलब सिर्फ अपन 11y लिख सकते हैं माइनस का 13। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 13 अपॉन 11। सो y मिल गया अपने पास में। अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं x। ठीक है, सो पुट y इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 11 इन इक्वेशन नंबर। सो x माइनस 4 टाइम्स ऑफ y मतलब माइनस 13 अपॉन 11 इज इक्वल टू 9 है अपने पास। ठीक, सो x दिस माइनस और दिस माइनस दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्लस
13 4 जा 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1, कितना हो जाएगा अपने पास में 5 डिवाइडेड बाई 11, सो दिस इज इक्वल टू 9। अभी इसको राइट साइड में लेके चले जाते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 52 अपॉन 11, so this is 11 9s are 99, cross multiplication minus 52 divided by 11, so this is equal to 9 minus 2 is 7 and 9 minus 5 is 4 divided by 11, so हमें मिला y is equal to minus 13 by 11, x is equal to 47 by 11, that means हमारा रिडक्शन मेथड से जो आंसर आया x 47 by 11, y से जो आया minus 13 by 11, और जो हमने मेथड ऑफ इन्वर्जन से किया था दोनों आंसर एकदम मैच हो रहे, दैट मींस मैच हो रहे इन द सेंस करेक्ट भी है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये तो 2x2 का एग्जांपल लेकर के मैंने बताया आपको, 3x3 का अपने सिलेबस में रहेगा, अपन देखेंगे फिर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में सिर्फ अपन सिनॉप्सिस देख रहे हैं और कुछ एक दो एग्जाम्पल अपन ने देखा, बाकी जो एक्सरसाइज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन क्या अपने को करना है।